आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाहत के लिए लाखों लोग गांव से शहरों में जाते हैं। कभी अच्छी शिक्षा के लिए तो कभी नौकरी के लिए। वो अपने परिवार से दूर रहकर बहुत मेहनत करते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन उनके सपनों का फायदा कभी कभी कुछ ऐसे लोग उठा लेते हैं जो सपने बेचने का व्यापार करते हैं। मानव व्यापार एक ऐसा अपराध जहां इंसान को धोखे से खरीदा या बेचा जाता है। हर साल भारत में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग मानव व्यापार के शिकार होते हैं। इन लोगों को घरेलू कामकाज के लिए या बंधुआ मजदूरी और देह व्यापार जैसे कामों में धकेला जाता है, जहां उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। भारत के बिहार राज्य में मानव व्यापार की स्थिति बेहद गंभीर है। इस राज्य के 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल बिहार और दुनिया के दूसरे भागों में मानव व्यापार का शिकार होते हैं। मानव व्यापार का शिकार कोई भी हो सकता है, बच्चे, औरतें या आदमी। कुछ ऐसा हुआ सरिता के साथ। सरिता के घर में बहुत गरीबी थी। उसे पढ़ना लिखना तो दूर, घर में एक वक्त की रोटी के लिए भी पूरे परिवार को मेहनत करना पड़ता था। ऐसे में सरिता के घर पहुंचे उसके गांव में स्कूल चलाने वाले एक पति पत्नी। दोनों पति पत्नी आते थे, सब जानते पहचानते थे, आते जाते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि एक बच्चे चाहिए मेरे घर में, वो घर का काम भी कर लेगी और रखेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करें। उस समय मैं 8 साल की थी। उस समय उतना बुद्धि नहीं था, चले गए। गरीबी और जातवाद से घिरे इस राज्य में महादलित गरीबी रेखा के नीचे तो हैं, साथ ही मानव व्यापारियों के लिए बेहद आसान लक्ष्य भी है। 21 साल के महादलित हरीश के घर में भी बहुत परेशानी थी, इसीलिए चीनी मिल के ठेकेदारों के साथ दिल्ली जाकर काम करने के लिए वो तैयार हो गए, ताकि अपने माता पिता और बीवी बहन को हम अच्छा रहन सहन दे सके। माई बाबू खातिर तो आदमी कुछ भी करेला हो। चीनी मिल ले जाएंगे, वहाँ 5-5 हज़ार रुपया देंगे और खटना वहाँ पे, बस रहना, बस टका महीने महीने भेजना। जहाँ 2 पैसे बनेगा, 2 रुपये बनेगा, बचेगा, तो वहाँ तो जानिए चाहिए हम लोग गरीब आदमी है। गरीबी मानव व्यापार का मुख्य कारण है, लेकिन इसका शिकार कोई भी हो सकता है। 14 साल की रिया की परवरिश अच्छी शिक्षा के साथ हो रही थी। वो स्कूल जाती थी, खेलती थी, लेकिन एक दिन जब रिया के माता पिता का देहांत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी उठाई उसके सगे चाचा चाची ने। मेरा बाप बड़ा आदमी था, हमको खाने पीने में कोई दुख नहीं था, खाना पीने में कोई दुख नहीं था, पहनने ओढ़ने में कोई दुख नहीं था। मेरा बाप गुजर गया तब हमको दुख हो गया। चाचा चाचा ने कपड़ा नहीं देता था, ना खाने जल्दी देता था। रिया का भरोसा तोड़ने वाले खुद उसके रिश्तेदार थे। सरिता के भोलेपन का फायदा उन लोगों ने उठाया जिनका रोज उसके घर आना जाना था। देख ला दुनिया यह बाओ। 5,000 रुपए की तनख्वाह के लिए हरीश ने यकीन किया उस ठेकेदार के वादों पर, जिससे वो जीवन में पहली बार मिला था। लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर उनका भरोसा जीतना ही महेश जैसे मानव व्यापारियों का काम होता था। सपने दिखते थे। गांव में आप अगर बहुत प्यार से अगर कोई इंसान को बोलते हैं तो यही सच्चाई है बोल के उन लोग समझते हैं। इसी भोलेपन के फायदा ये बड़ा बड़ा शहर दिल्ली मुंबई वाला लोगों को जाके मतलब बहला फुसला के उन लोग को लालच दे देते हैं। अच्छे कपड़े देंगे, अच्छा खाना मिलेगा, तेरा सूरज जो तुम थोड़े बहुत काले हो, कोई चीज़ लगाने ऐसा चीज़ मिलेंगे तुम गोरे हो जाओगी। ब्रिटिश लोग का जैसा लाल लाल रहते हैं ऐसे हो जाओगे।
तो लड़की लोगों का मन थोड़ा कोमल होता है, वो पहले पूछ लेता है हाँ मैं उसको मिल जाएगा मुझे बोल के वो खुश होके चला आता है। गांव में स्कूल चलाने वाले दंपति सरिता के घर मामूली काम के बदले शिक्षा का वादा कर उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बिना बताए उसे अपने साथ ले गए। मुझे ले गए वहाँ पूर्णिया से फिर कटिहार ले गए। कटिहार पहुँचने तक तो अच्छे से बात करके ले गए। उसके बाद उसके घर पे गए, वहाँ पे बैठे, मिलाए जिसके यहाँ रखने वाले थे, तो वो लोग अपने भाषा में बात की, हम नहीं समझते थे। उस समय सोचे थे कि अच्छे ही होगा, वहाँ पे पढ़ भी लेंगे तो थोड़ा समझदारी होगा, उतना जानकारी हो जाएगा, ये लोग अच्छे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था इतना धोखा करेंगे मेरे साथ। बिहार के 38 जिलों में से 26 जिले मानव व्यापार के तहत अत्यंत संवेदनशील जिले हैं। यहां से न सिर्फ बिहार के दूसरे भागों में बल्कि भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोगों को भेजा जाता है। ठेकेदार से मिले 500 रुपए से हरीश ने भी ट्रेन का टिकट खरीद लिया था। दिल्ली में तो वहाँ बेलोरो लगा रखा था, जैसे बेलोरो नहीं होता, उस बेलोरे में सारे बंदों को बैठा दिया। मतलब हम सब, मेरा गोदी में वो बैठ गया, उसका गोदी में बैठ गया, जगह नहीं मिले तो क्या करे, ज़बरदस्ती मतलब बैठा दिया उसमें, वहाँ ले गया, रातें रात ले गया। जे टका था वो टका निकाल लिया, मोबाइल था मोबाइल भी ले लिया, पहचान पत्र ले लिया, बैग ले लिया, बस वो सारे कुछ लेके हम सबको ज़बरदस्ती सारी रात सोवाया, सोवा के हम सबको ले चला गया गन्ने खेत 3 बजे सुबह। जब हम सब बोला कि यही है चीनी मिल, कहाँ हम सब झूठ बोल के ले आया हूँ तुम सबको गन्ना कटवाने के लिए। दिल्ली पहुंच के हरीश सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश के एक जिले बागपत पहुंच चुका था और हमेशा घर में ही बंद रखे जाने वाली रिया आज उसके चाचा चाची के साथ बाहर घूमने जा रही है। सिलीगुड़ी स्टेशन से चाचा चाची के साथ रिया ट्रेन में बैठी, जिसकी मंजिल का उसे पता नहीं। तब फिर हम सोचे कि कभी हमको चाची घुमाने के लिए नहीं लेके गए, आज हमको पहली बार घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्या बात है। ठीक 12 बजता था दोपहरिया को, तब हम गया आए हैं और कोठा पर आके हमको बैठाया ठीक 12 बजे। बिहार पहला राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ के सभी ज़िले सोर्स ज़िले हैं। हर ज़िले से मानव व्यापार की तस्करी होती है। कुछ तस्करी राज्य से राज्य में हो रही है दूसरे भाग में, कुछ तस्करी एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही है, खासकर यहाँ से बंगलोर, मुंबई, पुणे, और कुछ तस्करी है जो गल्फ कंट्री में जाती है। बिहार में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 90% लोग अपनी आमदनी के लिए कृषि उद्योग पर निर्भर करते हैं। ऐसे में हर साल 4-5 महीने की बाढ़ की वजह से लोग यहां से बेहतर काम की खोज में परिवार सहित पलायन करते हैं। करोड़ों रुपए के इस अवैध अपराध में गांव से लोगों को बड़े शहर तक पहुंचाने में कई लोगों का हाथ होता है। हम लोग जो गांव में लड़की ढूंढते हैं, एक तो मेरा हाथ हो गया, और वहाँ से गांव से जब छोटा शहर में हम लोग लाते हैं, वो छोटा शहर में एक रहता है, वहाँ से जब दिल्ली आ जाते हैं तो दिल्ली में स्टेशन में एक आदमी रहता है, उसका अलावा और मालिक भी तो शायद होगा, बड़ा जो मालिक जो पैसे उसको डील करते हैं या लड़की का पैसा जो आता है वो लेते हैं, ऐसा मालिक भी हो सकता है। तो कई लोगों का इस एक लड़की का करीब 4-5 आदमी का हाथ हो जाता है।
गांव से शहर पहुंचकर सरिता का सामना सच्चाई से हुआ। सरिता को न सिर्फ उसके मालिक के यहाँ बल्कि मालिक की बेटी के यहाँ भी काम करना पड़ता था। 6 बजे उठते थे सवेरे, उसके घर से झाड़ू उड़ू करते हुए, पोछा झाड़ू, उसके बर्तन बासन सबको चाय नाश्ता बना के देना, टाइम टाइम पे सबको देना पड़ता था करके। तो उस टाइम में मुझे ही खाने का टाइम नहीं मिलता था, किस टाइम नहाना है, किस टाइम खाना है, यानी टोटल के घर का काम मुझे ही करना पड़ता था पूरा। सोचते थे अभी काम कर लेंगे तो फिर सवेरे उठना पड़ेगा, कब उठेंगे नहीं उठेंगे, टाइम पे नहीं होगा, फिर डांट पड़ेगी, मार खाना पड़ेगा। सरिता को घर में किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। जब उसने काम छोड़कर जाने की बात की तो उसे उसके ही परिवार के खिलाफ भड़काया जाने लगा। घर का नाम लेते थे तो गुस्सा आ जाते थे, नहीं देते थे आने के। बोलते थे घर जाएंगे तो तुम्हारा परिवार तुमको बेच लेगा, तुम यहाँ काम करेगी, तुम्हारा महीना का 200 रुपया हमें हर महीना देंगे तुमको। लेकिन मुझे नहीं देते थे वो लोग। 8 सालों तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी। सरिता ने एक दिन भागने की कोशिश की, उसे रास्ते में ही घर के लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद वहाँ से मुझे लाए तो खूब मारे उरे, घर में बंद कर दिए। जब मेरे साथ जोर जबरदस्ती होता था तो उस टाइम में कोई रहता नहीं था। कितना अगर हम दरवाजा अच्छा से बंद कर लेते थे तो भी वो कैसे आ जाते थे अंदर। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते थे, अगर हम चिल्लाने की भी कोशिश करते तो मेरा मुंह बंद कर देते थे। तो ऐसे ही होते रहता था। यही सोचा। डर का इस्तेमाल मानव व्यापारियों का मुख्य हथियार है। हरीश से न सिर्फ गन्ने के खेत में बल्कि खेत के मालिक के घर में बाकी काम भी कराए जाते थे। 3 बजे से लेके वहाँ 9 बजे रात तक गन्ने कटवाते थे हम लोगों से। कभी कभी तो खाने नहीं देता था, साफ 2 दिन वैसे भूखल प्यासल हम लोगों काम करते थे। वहाँ गन्ना भी चूसता था न बंदा, वो भी मरने लगता था। इसलिए इस डर के मारा गन्ना भी नहीं चूसता था, क्या करेंगे। सर पर बंदूक रखकर इनसे अपने घरों पर फोन पर बात कराई जाती थी और काम अच्छा चल रहा है कहने पर मजबूर किया जाता था। सवाल जवाब पर मारपीट के साथ जान से मार देने की धमकी तो रोज की बात थी। वो सरिया से मारता था, इतना बड़ा सरिया से, वो रस्सी से मारता था। जब मारता था सारे कपड़ा उतार देता था। मारने के बाद पिटाई करते करते बेहोश कर दिया था, मारते मारते इतना मारता था। जगह ऐसे है आदमियों को बेचने वाला है। सारे के एक के 2 कर करके बेच देता सारे को। 1.5 लाख में 2 लाख में जितना जे देता था वो सबको बेच देता था। अपने चाचा चाची के हाथों देह व्यापार में जबरदस्ती लाई गई रिया को पहले दिन से ही ग्राहक के सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया गया। भोरे से 9 बजे से बैठा था 12 बजे तक खड़ा रखता था। और दिन में वो खाना नहीं, चाय पानी से रखता था। जबरदस्ती हमको तैयारी करके खड़ा कर देता था सामने। हम ना करके हम नहीं खड़ा होंगे तो मालकिन ये मारता था। नहीं खड़ा होते थे तो मारता था। रिया पर पूरे समय नजर रखी जाती थी, यहाँ तक कि वो शौचालय भी अकेले नहीं जा सकती थी। एक दिन में तो आता था 7 8 गो 9 गो 10 गो आता था दिन भर में। हम डर के हमारे सोचते थे कि कहाँ भागे, कहूँ भागे का रास्ते नहीं मिलता था कि कहूँ भाग के पुलिस फेरी जाए, हमको नहीं मिलता था जगह। बड़ी डर लगता था। उस समय हमको लगता था कि कुछ खा के हम मार जाए, हमको बचने का कोई तरीके नहीं था। उस टाइम हमको लगता था कि मर जाए तो वो अच्छा था। अगर तुमको जीना है तो लड़ो और नहीं तो मर जाओ।
फातिमा की लड़ाई खुद उनके घर से शुरू हुई जब उनकी शादी एक देह व्यापारी के साथ हुई। मेरी शादी 9 साल की उम्र में हुआ था और पता नहीं था कि शादी का मतलब भी क्या है। वहाँ का माहौल अजीब था। जितना भी लड़का और मर्द है वो जुआ और शराब में डूबा रहता था। जितनी भी लड़कियाँ हैं जो देह व्यापार में थी वो रोज़ सस्ती सवरती थी, और जब हम सवाल करते थे तो वो बोलता था आप अभी नहीं समझेंगे। तो मुझे बहुत हैरानी होता था। एक दिन ऐसा फाइनली हुआ कि मेरा सासू जो है वो घर में नहीं था, वो शादी में गए हुए थे। जितने भी जो गार्जियन हैं वो सब शादी में गए हुए थे और सारी वो लड़कियां थी और हम थे। 4 लड़की को हमने अपनी ससुराल से भगा दिया। उसके बाद शाम में वापस मेरा फैमिली आया और बहुत पिटाई किया क्योंकि उनका तो जितना भी कमाने वाली थी वो सब ख़त्म हो चुका था। तो सारी गुस्सा मेरे ऊपर निकाला, और जब घर में लड़ाई शुरू हो जाता है तो जीना हराम हो जाता है, और मेरा जीना हराम हो चुका था। फिर मेरा एक मौसी है वो आई थी तो बहुत रोने लगे उसके सामने हम। तो मेरा मौसी बोला था कि अगर तुमको जीना है तो लड़ो और नहीं तो मर जाओ। तो मरना तो है ही है, तो देखते हैं लड़ते रहते हैं। लड़कियों का यौन शोषण बंद करो, बंद करो। लड़कियों का यौन शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीके नहीं उगेंगे। फातिमा की लड़ाई घर के बाहर पहुंच चुकी थी। एक एनजीओ में शामिल होने के बाद सालों की मेहनत से उन्होंने बाकी महिलाओं के साथ एनजीओ में उन महिलाओं को शामिल किया जो खुद देह व्यापार से थी। सबके बस की बात नहीं है कि लाल बत्ती एरिया में जाके काम कर ले। अगर उनसे जुड़िएगा जब तक नहीं तो आप नहीं समझ पाए, क्योंकि बाहर से जो आपको दिखाई देता है वो हकीकत नहीं है, और जो सच है वो उनसे जुड़ के ही हो सकता है। मानव व्यापारी कोई भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस का, आपके घर का, आप ही के समाज का कोई इंसान। इसलिए उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक लड़की एक मानव व्यापारी या एक देह व्यापारी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाती है तो कई बार वो खुद के परिवार वालों के खिलाफ खड़ी होती है। मानव व्यापार का शिकार कोई भी हो सकता है। मानव व्यापारियों के वादों पर आंख मूंद कर यकीन न करें, उसके बजाय और जानकारी लें। अपने मानव अधिकारों को जानिए, उनका इस्तेमाल करें। वक्त पड़ने पर हिम्मत और साहस से काम लें। देह व्यापार के चुंगल से निकलने के लिए रिया ने भी हिम्मत और समझदारी का उचित उपयोग किया उस दिन जब रिया के वैश्यालय पर पुलिस ने छापा मारा। मालकिनी का किया ना कि हम लोग को कोठा पर लुका दिया है और अपने हुआ से कोठा पर से नीचे उठा के चल गया। पुलिस आया तो सब अपन अपन छुपल था। हम एकदम खराब हो गए सामने, हम सामने खड़ा हो गए तो कहे कि तुम भी है, तो कहले हाँ सर हम भी है, हम मेरा जान बचाइए, हम यहाँ नहीं रहने के लिए चाहते हैं, जो हमको ले चलिए कहूँ। तो कल के कि चलो। जब तक किसी विक्टिम को उसके फैमिली का, उसके फ्रेंड्स का, उसकी सोसाइटी का फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो सामने नहीं आएगा और इस तरह की घटनाओं को वो रिपोर्ट नहीं करेगा। और अगर रिपोर्ट भी कर दिया और उसे सपोर्ट नहीं मिला तो उसकी सारी ज़िंदगी नरक में बदल जाती है और वो घुट घुट करके मरने लगता है। आज के समय में अब संचार इतना आगे बढ़ चुका है कि मोबाइल फ़ोन हर जगह उपलब्ध है, हर पदाधिकारी के पास उपलब्ध है और आम आदमी के पास भी है। और जो हम लोगों के थाने के फ़ोन होते हैं और थाने से लेकर के सीनियर ऑफिसर्स के फ़ोन भी जगह जगह पर जो प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं या थाना और बाकी इंस्टीट्यूशंस के सामने में डिस्प्लेड होते हैं, लिखे रहते हैं। तो आज के समय में अब बहुत कठिन नहीं रह गया है पुलिस को संपर्क करने के लिए। हरीश के साथ गन्ने के खेत में काम करने वाले 3-4 लोग एक दिन मौका देखकर खेत से भाग निकले। उनकी कहानी सुनने के बाद एक एनजीओ और पुलिस की मदद से हरीश और उसके साथियों को बागपत जाकर छुड़ाया गया। तो हम सबको गन्ना खेत से लाया, घर से लाया, तो फिर भी हम सबको सारे बयान बताया पुलिस वाले को। पुलिस वाले सारे लिखने गया, लिखते लिखते सारे बयान बता दिया हम लोगों सारे बंदे, तब इसलिए हम लोगों को वहाँ से छुड़ा के ले आया। जब मजदूरों की बात आई कि यहाँ पे फंसे हुए हैं और उस समय जो यहाँ के स्थानीय प्रशासक थे वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे थे कि आज भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जब इनके सारी चीज़ों को, इनके परिजनों को जब उनके पास लेके गए तब उन्होंने FIR दर्ज करने का ये किया।
दूसरी बात देखिए, सबसे मुख्य काम जो होता है वो उसके पुनर्वासन का काम होता है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि सारे लोग उसके बाद भूल जाते हैं और फिर नई दिशा में सोचने लगता है, और उस समय फिर वो री-ट्रैफिकिंग के चक्कर में वो उस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे लिए। सरिता के परिवार ने एक एनजीओ और पुलिस की मदद से मानव व्यापार और यौन शोषण के शिकार हुई सरिता को आजाद करा लिया, लेकिन सरिता के परिवार को जान से मरवा देने की धमकियों के डर से वो उस घर से आने को तैयार नहीं थे। उस टाइम में डरे हुए थे, खूब सोचे थे कि मेरे वजह से गलती की आने का हम उन लोग को सजा मिलेगा, तो हम बोले कि हम इन लोग को नहीं चिंता, तभी भी आने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ फिर कटिहार में लाए, सब भैया लोग समझाए, तब आने के लिए तैयार हुए। बिहार में आज भी जो सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 50% बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, तो शिक्षा की स्थिति बिहार में बहुत खराब है। तो उसमें हम लोग अगर शिक्षा की गुणवत्ता को अगर हम सुधार दें कि 100% बच्चे विद्यालय में कैसे जाएं, सिलेबस को थोड़ा सा हम आकर्षक बनाएं, टीचर जो है वो ट्रेंड हों, और साथ साथ यौन शिक्षा को सिलेबस में शामिल किया जाए। मानव व्यापार मुक्त बिहार का अगर सपना है सभी लोगों का, तो हमें सब लोगों को मिलकर ही इस बीमारी से लड़ना होगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रिया को गया के एक पुनर्वासन केंद्र में भेजा गया। हरीश को उसके मानव अधिकारों के बारे में बताया गया और सरिता को पुनर्नवा आश्रम भेजा गया, जहां उसके पढ़ने लिखने का सपना पूरा हुआ। क्योंकि मुझे जानकारी है, तब हम सोचते हैं हाँ हम भी दूसरों को जानकारी दें, उसको भी जानकारी मिले, उसको भी पता चले कि दुनिया में क्या क्या होता है। ये घटना बीत गया, फिर दूसरा ठेकेदार आएगा यहाँ घर पे लेने के आएगा, कोई 5,000 देगा, 10,000 देगा, तो हम उसके बाद पर थोड़ा जाएंगे, क्योंकि वो बेलना हम सब बेल चुका है, झूठ मूठ को ले गया, फंसा दिया। वो तो हम लोगों को जानकारी नहीं था, इसलिए मतलब चला गया, झूठ मूठ फंसा के ले चला गया। जानकारी नहीं था इसलिए नहीं चला गया, जो जानकारी रहता था तो हम सब कैसे जाता था, नहीं जाता था। हाल लड़की डरे नहीं, वो अपन साहस दिखाए, डर सबके दिल में है, टका तो अपन जिंदगी दे दे। किसी भी जान पहचान के व्यक्ति या ठेकेदार की बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, पूरी जानकारी लें, यह आपका हक है, आपका अधिकार है। अपना गांव छोड़ते समय अपने परिवार और नजदीकी एनजीओ को अपने काम करने की जगह का पूरा पता दें कि आप कहां जा रहे हैं और आप क्या काम करने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कोई मानव व्यापार का शिकार हो रहा है कहीं भी या हो चुका है, तो आसपास के एनजीओ और पुलिस को संपर्क करें। मानव व्यापार की जड़ें काटने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जानकारी सिर्फ मानव व्यापार से लड़ने का हथियार ही नहीं, बल्कि उससे बचने के लिए आपकी ढाल है।